हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए इंग्लिश पेपर फर्स्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेकर आया हूं। यहां पर आपकी यूनिट सेकेंड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि उनकी यहाँ पर रचना दी गई है, 3 years शी ग्रू। तो हम उनकी इस पोएम से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम 3 years शी ग्रू कंपोज्ड बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका हिंदी में अर्थ है, छायावादी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित कविता 3 years शी ग्रीव के कथानक का विवरण दीजिए। इसका आंसर आपको लिखना है, लूसी इज ए लवली इमेजिनरी गर्ल, यानी लूसी एक प्यारी सी काल्पनिक बच्ची है। शी इज द चाइल्ड ऑफ नेचर, वो प्रकृति की वरद पुत्री है। द फर्स्ट 3 year ऑफ हर लाइफ शी लिव्ड एमिड्स नेचर, जीवन के पहले 3 वर्षों तक वो प्रकृति के सानिध्य में रही। नेचर एडप्टेड हर एज हर ओन चाइल्ड, यानी प्रकृति ने उसे अपनी पुत्री के रूप में अंगीकार किया। शी ब्रोट हर अप इन हर ओन वे, यानी उसी के अनुरूप उस बच्ची की परवरिश की गई। शी अलाउड हर टू मूव फ्रीली एंड फियरलेसली इन नेचर्स चार्मिंग सराउंडिंग एंड इंडल्ज इन ऑल काइंड्स ऑफ केयर फ्री स्पोर्ट्स, यानी प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में वो निर्विघ्न घूमा करती थी और चिंता मुक्त होकर प्रकृति के उपादानों को निहारा करती थी। नेचर वॉज ए सोर्स ऑफ लॉ एंड इम्पल्स टू हर, प्रकृति ही उसकी भावभंगिमाओं का स्रोत थी। Wherever she went and in whatever she did, she felt the presence of nature, यानी वो जहां भी जाती थी और जो कुछ भी करती थी उसमें आनंदित होकर प्रकृति का एहसास करती थी। नेचर हैड ऑलवेज इंस्पायर्ड हर टू डू द राइट थिंग एंड स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग, यानी प्रकृति ही उसके अच्छे क्रियाकलापों का स्रोत थी और बुरे कार्यों से बचाती थी। नेचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ लूसी, यानी लूसी के चरित्र निर्माण में प्रकृति ने अपना गहरा अवदान दिया और उसके व्यक्तित्व को निखारा। लूसी वाज बेनवोलेंट नेचर पर्सनिफाइड, यानी लूसी प्रकृति का मानवीकरण थी। बट हर सडन डिमाइज लेफ्ट द पोएट अलोन लॉस्ट इन हर मेमोरी, लेकिन अचानक ही उसने मृत्यु का वर्णन कर लिया और कभी अकेला रह गया और उसकी यादों में खो गया। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है, यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, एनालाइज द पोएम 3 years शी ग्रीव, यानी 3 years शी ग्रीव का विश्लेषण आपको देना है। इसका आंसर है, 3 years शी ग्रीव इज मेड अप ऑफ 7 6-line stanzas that each has an AABCCB rhyme scheme, यानी कविता 3 years शी ग्रीव का वर्णन 7 पद्यांशों में किया गया है, जहां एक पद्यांश 6 पंक्तियों से निर्मित है। इसकी लयात्मकता AABCCB के रूप में है। दिस पोएम इज वन ऑफ ए सेट यूजुअली कॉल्ड द लूसी पोएम, यानी यह कविता लूसी पोएम में से एक ही है। द आइडेंटिटी ऑफ लूसी हैज नेवर बीन डिस्कवर्ड, लेकिन लूसी की पहचान कभी भी अनावृत नहीं हो सकी। नेचर टेक्स ऑन एन इंटरेस्टिंग रोल इन द पोएम, यानी कविता में प्रकृति का अवदान गहराई से निरूपित किया गया है। शी इज ब्यूटीफुल एंड गिविंग एंड येट अल्टीमेटली डिक्टेट्स द सर्कमस्टेंस ऑफ लूसीज डेथ, यानी वह सुषमा से परिपूर्ण है और सदैव परदाता के रूप में दिखाई पड़ती है। इतना होने पर भी अंततोगत्वा वो लूसी को संसार से छीन लेती है। The poem becomes a beautiful elegy written to a woman who has died and whom Wordsworth admired not only for her beauty but also for her connection to nature, which Wordsworth felt was the highest possible achievement.
इस प्रकार कविता एक मरसिए में तब्दील हो जाती है, जो एक नारी का शोक गीत गाती है जो मृत्यु का आलिंगन कर चुकी है। वर्ड्सवर्थ जिसकी सुंदरता की तारीफ ही नहीं करता अपितु प्रकृति के साथ उसके तादात्म्य को भी निरूपित करता है। वर्ड्सवर्थ की नज़र में प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना ही जीवन का चरम ध्येय है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आप इसका आंसर हिंदी में भी देख सकते हैं। इसके बाद इस पोएम से एक स्टैंजा हमने लिया है जो कि आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है। यहाँ पर आप स्टैंजा पढ़ सकते हैं। शी शैल बी स्पोर्टिव एज दी फाउन। लास्ट पंक्तियां है ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। इनका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। इन दीज लाइन्स नेचर स्टेट्स दैट द गर्ल लूसी वुड बी एज प्लेफुल एंड एक्टिव as the young one of a deer. The fawn is an active animal that runs across green fields or climbs mountains. Lucy would be as active as the deer. Besides, she would possess a very important virtue that objects of nature possess. She would have that sweet fragrance which natural things have from nature. This sweet fragrance give relief, joy, and happiness. She would also have the peace and silence that are found in the lifeless things of nature, such as stones and rocks. In other words, nature means that Lucy would possess the quality of playfulness, but she would also be peaceful, quiet, and calm in her behavior. Nature would teaches her to control her natural playfulness. हिंदी में आप इनका अर्थ देख सकते हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति कहती है कि उसकी देखरेख में लूसी उतनी ही जोशीली तथा उच्छृंखल होगी जितना कि एक हिरण का बच्चा होता है। हिरण का बच्चा बहुत जोशीला होता है जो मैदानों में तथा पहाड़ों पर कूदता फांदता रहता है। लूसी भी उसी प्रकार शक्ति से परिपूर्ण होगी। इसके साथ ही प्राकृतिक वस्तु में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गुण भी लूसी में होगा। उसमें भी वह सुगंध होगी जो प्रकृति अपनी वस्तु को देती है और जिससे उन प्राणियों के मन में शांति, सुख तथा प्रसन्नता का भाव भर जाता है। लूसी को भी इस सुगंध से यही प्रसन्नता मिलेगी। साथ ही उसमें वह शांति और मौन भाव भी होगा जो प्रकृति की जड़ तथा संज्ञाहीन वस्तुओं में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में लूसी में खेल कूद से प्रेम तथा जोश तो होगा ही, साथ ही उसके व्यवहार में शांति, आत्मनियंत्रण और मौन का भी पुट होगा। प्रकृति उसे अपनी स्वाभाविक उच्छृंखलता पर नियंत्रण करने की शिक्षा देगी। के बाद हम यहाँ पर VR7 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम VR7 डेपिक्ट, यानी कविता VR7 क्या चित्रित करती है। इसका आंसर है VR7 इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस पोएम डेपिक्ट्स the innocent nature of a child who just does not want to understand that her siblings have passed away of natural causes and continuously reiterating her determined claim that they are still seven children। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने VR7 नामक कविता की रचना की। इस कविता में एक अबोध बच्ची का विवरण है जो यह समझना नहीं चाहती कि उसके सहोदर भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं है और लगातार वो अपने भाई बहनों की संख्या अब भी साथ ही बताती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, डिस्कस अबाउट पीबी शेले इन ब्रीफ, यानी आपको पीबी शेले के बारे में यहाँ पर संक्षिप्त में विवरण लिखना है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। पर्सी बाइशी शेले was born in the year 1792 at Field Place in Sussex. As the son of a rich landlord, he had all that a man can desire, and there was no cause for that discontent from which he suffered all his life. He was the eldest in a family of five sisters and one brother, with whom he lived in harmony. As a boy, he did not take much interest in games and sports. He took a keen interest in chemical and electrical experiments, was fond of long walks in the open countryside, and took a keen interest in his studies. His imagination was deeply
stirred by ghost stories which he read as a child, rejected by his relatives, regarded as corrupt and depraved. Shelley left England for Italy, where he was to remain for the rest of his life and where his best works were produced. He met his death by drowning in 1822। तो इसके बारे में हम यहाँ पर हिंदी में भी जानेंगे। पीवी शेले का जन्म फील्ड प्लेस ससेक्स में वर्ष 1792 में हुआ था। एक जमींदार का पुत्र होने के नाते उसे सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त थी और उन परेशानियों को कदाचित नहीं होना चाहिए था जिनसे वो पूरे जीवन भर जूझता रहा। एक भाई और 5 बहनों में वो सबसे बड़ा था, जिनके साथ उसके स्नेहपूर्ण संबंध हैं। बाल्यावस्था में उनकी रुचि खेलों में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने रसायन व विद्युत के प्रयोगधर्मी कार्यों में रुचि ली और खुले आसमान के नीचे उसे टहलने में आनंद आता था। उसने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। भूतः कहानियों से वो रोमांचित हो उठता था, जिसको उसने अपनी बाल्यावस्था में पढ़ा था। सामाजिक सरोकारों से अलगाव होने जाने के कारण रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ लिया और शेली ने इंग्लैंड को छोड़कर इटली को अपना नया आशियाना बना लिया। उसके बाद जीवन उसने वहीं पर बिताया। वहीं पर उसने अपनी कालजयी रचनाओं का सृजन भी किया। वर्ष 1822 में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर विद व्हाट ऑब्जेक्ट्स डज शेले कंपेयर द स्काईलार्क, यानी स्काईलार्क की तुलना शेली किन चीजों से करता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। In the poem To a Skylark, Shelley suggests several comparisons, such as star, moon, the poet, the maiden, the glowworm, the rose, and vernal showers, etc. The comparison is done with the help of vivid similes. The bird climbs higher like a cloud of fire. These comparisons suggest that the invisibility of the bird is also wind. It is like a poet hidden the light of thought, like a high-born maiden in a palace tower, like a glowworm golden, scattering unbeholden its aerial hue, like a rose embowered in its own green leaves, etc. Each simile successfully creates fresh pictures before the reader's mental eye। हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा टू ए स्काइलार्क कविता में शेली कुछ तुलनाओं को इंगित करता है, जैसे तारा, चंद्रमा, कवि, नौकरानी, जुगनू, गुलाब तथा वसंत ऋतु संबंधी बौछार आदि। तुलना सुस्पष्ट उपमाओं की सहायता से की गई है। पक्षी आग के बादल की तरह ऊपर ऊंचा उड़ता है। ये तुलनाएं सुझाव देती है कि पक्षी की अदृश्यता भी हवा है। यह उस कवि की तरह है जो अपने विचारों में खोया हुआ है। महल की अटारी में पैदा हुई उस युवती के समान है। एक जुगनू के समान है जो एक सुंदर बगीचे जो सायकाल के समय ओस से ढका होने के कारण चमक रहा है, में फूल पत्तियों के बीच अपना प्रकाश फैला रहा है। कवि पक्षी की तुलना अपनी पत्तियों में छुपे हुए गुलाब से करता है। प्रत्येक उपमा पाठक के मन की आंखों के समक्ष सफलतापूर्वक चित्रांकन प्रस्तुत करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए समरी ऑफ द सोनेट ओजिमेंडियस कंपोज्ड बाय पीबी शेले, यानी पीबी शेली द्वारा रचित सोनेट ओजिमेंडियस का सार संक्षेप में लिखिए। ओजिमेंडियस एक सोनेट है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अपने पाठ्य पुस्तक से एक सोनेट का नाम लिखे तो आपको ओजिमेंडियस लिख देना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है ओजिमेंडियस इज ए सोनेट, द फर्स्ट 8 लाइन्स फॉर्म एन ऑक्टेव एंड द नेक्स्ट 6 फॉर्म ए सेस्टेट। द पोएम इज ए अबाउट The poem is about a ruined statue. The title Ozymandias is the throne name of Egyptian king Ramses. The poem talks about his foolish desire to immortalize himself by erecting a statue. A person tells the poet about the ruined statue of the powerful king Ozymandias. It has been destroyed with the passage of time. As the statue is now destroyed, the engraving is a mockery at the pride and ego of the king. Today, after the passage of so many centuries, finally there is no trace of the king's accomplishment in the vast stretch of the desert.
इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर। ओzymandias की रचना सोनेट के रूप में की गई। पहली 8 पंक्तियां ऑक्टेव का निर्माण करती है और 6 पंक्तियां सेस्टेट का। कविता का कथानक एक उजड़ी हुई मूर्ति है। ओzymandias नाम मिस्र के राजा रमसेस का शाही नाम है। कविता उसकी मूर्खता का गान करती है, जिसमें वो मूर्ति का निर्माण कराकर अमर हो जाना चाहता है। एक व्यक्ति आकर कवि को उजड़ चुकी मूर्ति के बारे में बताता है, जो शक्तिशाली राजा ओzymandias की है। समय के साथ यह मूर्ति बेकार होती चली गई। अब मूर्ति बर्बाद हो चुकी है, अतः यह राजा के घमंड पर एक उपहास ही है। आज जब तमाम शताब्दियां व्यतीत हो चुकी हैं, तब इस विस्तारित मरुस्थल में राजा के अस्तित्व का कोई निशान बाकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई पोयम ओड टू ए नाइटिंगेल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट एन इंट्रोडक्टरी नोट ऑन द पोयम ओड टू ए नाइटिंगेल, यानी कविता ओड टू ए नाइटिंगेल पर एक परिचयात्मक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ओड टू ए नाइटिंगेल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओड्स ऑफ जॉन कीट्स, यानी जॉन कीट्स के सर्वाधिक सुंदर ओड्स में ओड टू ए नाइटिंगेल को सम्मिलित किया जाता है। तो यह एक ओड है, आपको यह भी ध्यान रखना है। इट वाज composed in 1819. In this ode, Keats desires to escape the sordid reality of life, so he creates an imaginary world of the nightingale. John Keats composed a world of nightingale. John Keats composed this lovely ode at his friend Charles Brown residence. Ode to a Nightingale is the most subjective John Keats odes. In this ode, there is a contrast between the happy and the painful thoughts. इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, जॉन कीट्स के सर्वाधिक सुंदर ओड्स में ओड टू ए नाइटिंगेल को सम्मिलित किया जाता है। इसकी रचना वर्ष 1819 में की गई थी। इस ओड में कीट्स जीवन की विभीषिकाओं से त्राण पाना चाहता है। इसी तारतम्यता में वो बुलबुल के काल्पनिक संसार की रचना कर लेता है। जॉन कीट्स ने बुलबुल के क्रियाकलापों को रचा। जॉन कीट्स ने इस सुमधुर ओड की रचना अपने घनिष्ठ मित्र चार्ल्स ब्राउन के निवास पर की थी। ओड टू ए नाइटिंगेल कीट्स के ओड्स में सर्वाधिक अमूर्त रचना है। इस ओड में दुख व सुख की भावभंगिमाओं में विरोधाभास दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोइट जॉन कीट्स, यानी कवि जॉन कीट्स का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आपको जॉन कीट्स का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से देना है। Born in 1795 in the city of London, the son of stable keeper, John Keats was the eldest of 5 children, 4 brothers and 1 sister. He was educated at a private school at Enfield. His father died soon after. He was passionately devoted to his mother, tenderly nursed by during her severe illness in 1810, and was broken-hearted when she died of consumption the same year. Thus, Keats became an orphan at the tender age of 15. Keats breathed his last in February 1821 at the age of 26. He was buried in Rome. हिंदी में इसका विवरण हो जाएगा। जॉन कीट्स का जन्म वर्ष 1795 में लंदन में हुआ था। वो घुड़साल के मालिक का पुत्र था और 5 संतानों में सबसे बड़ा था, जिनमें 4 भाई और 1 बहन थी। इनफील्ड के एक निजी स्कूल में उसने शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। वो अपनी मां के प्रति काफी अनुराग रखता था और वर्ष 1810 में मां की गंभीर बीमारी के दौरान उसने उनकी खूब सेवा की, लेकिन उसी वर्ष क्षय रोग के कारण मां की मृत्यु हो गई। इसी के साथ कीट्स का दिल भी टूट गया। इस प्रकार 15 वर्ष की वय में ही वो अनाथ हो गया। 26 वर्ष की आयु में कीट्स ने फरवरी 1821 में अंतिम सांस ली और उसे रोम में दफना दिया गया। तो आपके सिलेबस से ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।